नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में। यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम्स के, वनडे एग्जाम्स के, एसएससी एग्जाम्स के, पुलिस एग्जाम के, रेलवे एग्जाम के फ्री इनिशिएटिव आपको इसी चैनल में मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा। और हमारे ऐप ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को गूगल प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल जरूर कर लीजिएगा। इसमें सारे वनडे के एग्जाम्स के कोर्सेज आपको मिलेंगे बहुत ही कम दामों में। तो दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के पीवाईक्यू के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। तो सारे टॉपिक वाइज पीवाईक्यू हम लोग खत्म कर चुके हैं धीरे धीरे। आज इकोनॉमी का भी पीवाईक्यू का लास्ट वीडियो है, इकोनॉमी भी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो आइए इसको शुरू करते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर को आज के। और शुरू करने से पहले आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी, पीईटी के लिए संपूर्ण नोट्स आप हमारे ज्ञान सर एजुकेशन ऐप से या इन नंबरों पर कॉन्टैक्ट करके ले सकते हैं। ऐप का नाम है ज्ञान सर एजुकेशन ऐप, है ना, ज्ञान सर एजुकेशन ऐप। तो इससे ले सकते हैं। टेस्ट सीरीज भी आपके लिए उसमें चल रही, बहुत ही शानदार लेटेस्ट एंड पैटर्न के मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल जो अब पीटी का नया सिलेबस, मतलब नया पैटर्न जो चल रहा है ना, उसी हिसाब से उसको ऑर्गेनाइज किया गया है। तो इन नंबर से एक बार कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। अब कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग वाज द प्राइमरी आउटकम ऑफ द लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन इनिशिएटिव अंडर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज इन 1991। यानी 1991 में जो नई आर्थिक नीति आई थी उसके तहत उदारीकरण, निजीकरण की पहल का प्राथमिक परिणाम निम्नलिखित में से कौन सा था? फिजिकल पॉलिसी रिफॉर्म, मॉनेटरी पॉलिसी रिफॉर्म, ग्लोबलाइजेशन या नन ऑफ द अबव। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका क्या? ग्लोबलाइजेशन, है ना। एलपीजी रिफॉर्म से क्या आता है भाई? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, है ना। तो ये हो जाएगा भाई। 21 का ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे माना जाता है? तो ये मैंने कल भी आपको बताया था, एम.एस. स्वामीनाथन को, है ना। ये वार्गीस कुरियन जो है, इनको जो वाइट रेवोल्यूशन था उसका जनक माना जाता है ना, श्वेत क्रांति का। और एम.एस. स्वामीनाथन तो भारत में है। दुनिया में हरित क्रांति का जनक किसको माना जाता है? नॉर्मन बारलोंग को माना जाता है, मैक्सिको के। फिर कह रहा है विच ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी ही विच अमंग द फॉलोइंग 5 ईयर प्लान वॉज लॉन्च। स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी? तो वो कौन सा प्लान था भाई इनमें से? ग्रोथ विद स्टेबिलिटी, विच 5 ईयर प्लान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ग्रोथ विद स्टेबिलिटी, 4th 5 ईयर प्लान। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 आता है विच अमंग द फॉलोइंग कंसिस्ट ऑफ बिजनेस ओन्ड बाय इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से किसमें व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह के स्वामित्व वाले व्यवसाय शामिल है? तो बहुत ही आसान, इसका क्या हो जाएगा? प्राइवेट सेक्टर भाई, है ना, निजी क्षेत्र हो जाएगा। कह रहा ग्रीन अकाउंटिंग मीन्स मेजरिंग द नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री टेकिंग इनटू अकाउंट एस्टिमेशन ऑफ। यानी हरित लेखांकन का जो अर्थ है वो किसके आकलन को ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय का मापन है। तो ग्रीन अकाउंटिंग का मतलब क्या है भाई? पॉल्यूशन एंड एनवायरमेंट डैमेज, है ना। हरित लेखांकन मतलब कि आप कितना इकोनॉमी जनरेट करने में प्रदूषण कर रहे हैं, पर्यावरण को हानि पहुंचा रहे हैं, उसकी अकाउंटिंग, आकलन करा जाता है उसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इज ऑल्सो पॉपुलरली कॉल्ड डैश मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। जो न्यू आर्थिक नीति है उसको समानता विकास के किस मॉडल के रूप में जाना जाता है? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को तो अभी बताया ना, एलपीजी रिफॉर्म। कौन सा रिफॉर्म? एलपीजी रिफॉर्म, जो कि 1991 में आया था। ठीक है, एलपीजी रिफॉर्म। क्वेश्चन नंबर 27, अ गवर्नमेंट कंपनी इज एनी कंपनी इन विच द पेड अप कैपिटल हेल्ड बाय द गवर्नमेंट इज नॉट लेस देन। यानी कोई भी कंपनी एक सरकारी कंपनी है यदि उसमें कम से कम कितने प्रदत्त पूंजी सरकार के अधिकार में होती है ना। तो गवर्नमेंट कंपनी कब तक कहलाती है वो? अगर किसी भी गवर्नमेंट कंपनी में सरकार का जो इन्वेस्टमेंट है वो 51% है, तब तक वो गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी। ठीक है, मेजर स्टेक सरकार के पास है। फिर कह रहा है डैश इज अ सेंट्रल और एपेक्स इंस्टीट्यूशन फॉर फाइनेंशिंग एग्रीकल्चर एंड रूरल सेक्टर। कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों को वित्त पोषण करने वाली एक केंद्रीय या शीर्ष संस्था कौन सी इसमें से? तो बहुत ही आसान है, ये कौन हो जाएगी? नाबार्ड। कौन है? नाबार्ड। कल मैंने बताया था आपको नाबार्ड की स्टेबलाइजेशन कब हुई थी। कमेंट बॉक्स में प्लीज़ एक बार रिकॉल कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बताइए ज़रूर इसको प्लीज़। कह रहा विच अमंग द फॉलोइंग वॉज द इशू बीइंग एड्रेस्ड थ्रू द इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991। 1991 के आर्थिक सुधारों के द्वारा निम्न में से किस समस्या की ओर ध्यान दिया गया था? तो 1991 में किस समस्या की ओर ध्यान दिया गया? डेप्रिसिएशन ऑफ इंडियन रुपीज़, ऑल ऑफ दीज, इकोनॉमिक पॉलिसी फेलियर या क्राइसिस इन फॉरेन एक्सचेंज रिसर्च। तो क्या इसका सही उत्तर होना चाहिए? तो ये हो जाएगा, देखिए जो फॉरेन एक्सचेंज के क्राइसिस आए थे, है ना, फॉरेन एक्सचेंज के क्राइसिस, उनको मैनेज करने के लिए आया था। ठीक है, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। इसके बाद 30 में कह रहा हॉलमार्क इज यूज्ड एज अ लोगो फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग। हॉलमार्क लोगो का उपयोग निम्न में से किसके लिए होता है? जो हॉलमार्क लगाया जाता है वो किसके लिए लगाते हैं? एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के लिए, इलेक्ट्रिकल गुड्स के लिए, ज्वेलरी के लिए।
तो हॉलमार्क हम लोग लगा के देते हैं आपको ज्वेलरी में ना, ज्वेलरी की जो है प्योरिटी बताता है वो कितनी प्योरिटी है ना उसकी, ज्वेलरी में लगता है हॉलमार्क आपका। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगले में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है, इनमें से कॉमर्शियल बैंक नहीं है, HSBC, सिडबी, SBI या ICICI बैंक। तो कौन वाणिज्यिक बैंक इनमें से नहीं होगा, कॉमर्शियल बैंक? तो सिडबी आपको बताइए कॉमर्शियल बैंक नहीं है, ठीक है, सिडबी। इसके बाद भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई थी? तो 5 ईयर प्लान देख रहे हो ना, बार बार रिपीट जरूर हो रहा है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी ना किसी रूप से इसको लिंक करके सवाल जरूर पूछा जा रहा है। तो पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति जो थी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल देती थी, है ना, राष्ट्रीय विकास परिषद देता था। और ये NDC बनी कब थी? 1952 में। कब बनी थी? 1952 में, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था? विच अमंग द फॉलोइंग वाज अ पार्ट ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन स्ट्रेटेजी? हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा कौन था इनमें से? तो सबसे पहले रासायनिक उर्वरक और जो है पीड़कनाशी, उच्च उपज देने वाली किस्मों के बीच सिंचाई, केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, हाई यील्ड वैरायटी सीड, इरिगेशन, ये सभी थे इसमें, ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन में। अगला कह रहा है किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश जो गतिविधियां हैं वो किस क्षेत्र से संबंधित होती हैं? एट द इनिशियल स्टेज ऑफ एनी डेवलपिंग इकोनॉमी द मेजॉरिटी ऑफ एक्टिविटीज बिलोंग टू द विच सेक्टर, है ना। कोई भी विकासशील अर्थव्यवस्था उसके प्रारंभिक चरण में जो अधिकांश गतिविधियां हैं वो आपको देखने को मिलेंगी प्राथमिक, प्राइमरी एक्टिविटी, है ना, जैसे एग्रीकल्चर वगैरह, ये प्राइमरी एक्टिविटी में आता है। इसके बाद प्रति 1000 लोगों पर जीवित जन्मों की जो वार्षिक संख्या है उसको किस नाम से जाना जाता है? बाय व्हाट नेम इज द एनुअल नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 पीपल, है ना, कितने बच्चे जन्म लिए हैं पर 1000 में, जिनकी जो जीवित जन्म है उसको काउंट करें अगर, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या? क्रूड बर्थ रेट, है ना, क्या बोलते हैं? क्रूड बर्थ रेट। अगला देख लेते हैं। 1969 में कितनी प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? हाउ मैनी लीडिंग प्राइवेट बैंक्स वर नेशनलाइज्ड इन 1969? तो कितने प्राइवेट बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था इनमें से 1969 में? तो कोई नहीं, है ना, इनमें से कोई नहीं। प्राइवेट बैंक थोड़ी थी, ये जो 14 बैंक थी ना गवर्नमेंट, इनका जो है नेशनलाइजेशन हुआ था, ठीक है, कॉमर्शियल बैंक वगैरह जो थी। और इसके बाद कह रहे हैं 1991 में, एक सेकेंड, 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद डैश उद्योग विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे। तो कौन से जो उद्योग थे जिनको रिजर्व कर दिया गया था पब्लिक सेक्टर के लिए 1991 में? संचार, परमाणु ऊर्जा उत्पादन या मेट्रो परिवहन? आसान है, देखिए आज भी एटॉमिक एनर्जी जनरेशन ये प्राइवेट में अगर दे देंगे तो आप सोच सकते हो देश को कितना नुकसान हो सकता है ना, संभव ही नहीं इसको देना, और देना भी चाहिए नहीं। फिर डैश योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे कौन भाई? वो द लास्ट डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन के लास्ट डेप्यूटी चेयरमैन कौन थे इनमें से? तो ये थे आपके कौन? मोंटेक सिंह आलूवालिया, मोंटेक सिंह आलूवालिया। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर इज लार्जेस्ट एम्प्लॉयर ऑफ इंडिया, है ना, लार्जेस्ट एम्प्लॉयर कौन है इनमें से? सबसे ज़्यादा लोग कहाँ काम करते हैं? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी या क्वार्टरनरी सेक्टर? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाना चाहिए? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्राइमरी सेक्टर, है ना, प्राथमिक क्षेत्र। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य को हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभ स्थल के रूप में चुना गया है? विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट वॉज चूजन एज द इनिशिएशन साइट इन इंडिया फॉर ग्रीन रेवोल्यूशन, है ना। तो किसको चुना गया था आरंभ स्थल के रूप में भैया जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया? तो इसमें चुना गया पंजाब को। किसको चुना गया? पंजाब को, ठीक है। तभी आप देखेंगे ग्रीन रेवोल्यूशन नॉर्थ में ही ज़्यादा सक्सेस हुआ है, स्पेशली पंजाब वगैरह में। बैंक दर क्या होती है भाई? बैंक रेट क्या होता है? किसको बोलते हैं बैंक रेट? तो बैंक रेट होता है ऑफिशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री, है ना, यानी RBI जो इंटरेस्ट चार्ज करता है लोन देने में उसको बोलते हैं बैंक रेट, है ना। देश के केंद्रीय बैंक जो कि RBI है उसके द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर, ठीक है। बैंक दर तो वही हो गया ना, बैंक रेट बताया आपको। यदि RBI नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या असर होगा? अगर RBI क्या रिजर्व मतलब रिड्यूस कर दे? CRR, ठीक, तो क्या होगा? पहली चीज़ तो CRR क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो। CRR होता है जो RBI बोलता है जितने भी बैंक है उनको अपने पास एक निश्चित अमाउंट कैश के रूप में रिजर्व करना होगा, है ना, उसको वो यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो अगर RBI कह रहा है उसको घटा दे तो क्या होगा भाई? बैंकों के पास ज़्यादा पैसा होगा तो वो ज़्यादा लोन दे पाएंगे, है ना। तो क्या होगा उससे भाई? क्रेडिट क्रिएशन बढ़ेगा, घटेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो भाई बढ़ेगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि अब बैंकों को ज़्यादा पैसा इस्तेमाल करने को मिल जाएगा, सिंपल है। इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का जो मुख्य उद्देश्य है वो लाभ अर्जित करना होता है? विच टाइप ऑफ इकोनॉमी
रिसोर्सेज आर ओन्ड प्राइवेटली एंड द मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज प्रॉफिट मेकिंग। तो कौन सा होता है भैया मेन प्रॉफिट मेकिंग? तो वही है, जितना चाहे उतना कमाओ, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, यूएसए, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित है? जो 100 रुपये का नोट है उसमें किसका साइन होता है भैया? 100 रुपीज़ नोट बियर्स द सिग्नेचर ऑफ, तो इसमें होता है आरबीआई गवर्नर का साइन। किसका होता है? आरबीआई गवर्नर का साइन होता है। फिर कह रहा है फेमा का पूर्ण रूप क्या है भाई? फेमा का फुल फॉर्म क्या है? तो फेमा का फुल फॉर्म है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। क्या है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो ये आपके इकोनॉमी के पीवाईक्यू थे जो पीईटी में पूछे गए। ठीक है, तो अब आपके पीवाईक्यू मैंने जीएस के मोस्टली सब कवर करा दिए हैं। जनरल अवेयरनेस का मैं टॉपिक आपको करा ही रहा हूँ, उसको लगातार कवर करिए। पूरा जनरल अवेयरनेस 10 नंबर का, बहुत ही शॉर्ट में और पूरा टू द पॉइंट करेंगे। 10 में 10 आप उसमें ला सकते हो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, SCS के टेस्ट भी चल रहे हैं, उनको भी लगाइए। बाकी मैं यहाँ पे भी आपको MCQ इंपॉर्टेंट वाले ला के दूंगा। ठीक है,